तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था वीडियोस वगैरह बनाने का, बट साला टाइम ही नहीं मिल रहा था और हिम्मत भी नहीं मिल रही थी, तो बहुत पोस्टपोन कर दिया मैंने। बट अब फाइनली मैंने सोचा बना देते हैं। न्यूज़ में इतनी चीज़ें पढ़ने को हैं, बट ऑनेस्टली मुझे तो आधी पॉलिटिकल चीज़ें समझ नहीं आती। तो ये टॉपिक मैंने उस बारे में बनाया है जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रीग्ड हूँ। पार्लियामेंट में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा बिल पास हुआ जिस पर अमित शाह ने भी अपनी टिप्पणी दी, पर उसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतना कवर नहीं किया क्योंकि वो हमारे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम की कहाँ लड़ाई हो रही है, कैसे लड़ाई हो रही है, ये सब कवर करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। ये जो बिल पार्लियामेंट में पास हुआ था वो अब एक एक्ट बन चुका है। इसका नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। बहुत ही डेंजरस सा नाम है इसका मेरे हिसाब से, और उसका काम भी इतना ही डेंजरस है। पुलिस के पास पावर्स आ जाती है कि वो लोगों के मेजरमेंट्स ले सकती है। मेजरमेंट्स मतलब फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, आइरिस डेटा और भी अलग अलग प्रकार का बायोमेट्रिक डेटा। इस एक्ट के अनुसार आपके बायोलॉजिकल सैंपल्स भी लिए जा सकते हैं। अब बायोलॉजिकल सैंपल्स में डीएनए तक इंक्लूड हो सकता है। अब एग्जैक्टली इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो इसमें मेंशन नहीं है, बट बायोलॉजिकल सैंपल्स मतलब डीएनए होता ही है, जहाँ तक मैं इसको समझ पाया हूँ। पर आप मुझे कहेंगे कि ये एक्ट जो है वो तो सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए है। इसका नाम ही है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। इस बिल के अनुसार पुलिस छोटे से छोटे क्राइम के लिए आपका डेटा ले सकती है। मान लो आप सीट बेल्ट पहनना भूल गए या फिर आपने कहीं पे गलती से मास्क उतार दिया, इसमें लिखा है कुछ भी क्राइम कर दिया आपने, तो पुलिस के पास पावर्स हैं कि वो आपका डेटा ले सकती है। तो अगले 3 पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों हमें ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बायोमेट्रिक और बायोलॉजिकल डेटा शेयर करने में आखिर प्रॉब्लम क्या है। आप सोचेंगे कि पुलिस तो हमारी रक्षा के लिए है, पुलिस हमारा बुरा नहीं करेगी और हमारे डेटा को लेकर वो जितने भी अनसॉल्व क्राइम्स हैं उन्हें सॉल्व करेगी। गवर्नमेंट का भी एग्जैक्टली यही आर्ग्यूमेंट है कि यदि लोग अपना डेटा पुलिस को देंगे तो पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा केसेस सॉल्व कर पाएगी। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट इस चीज़ के बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हैं। वैसे भी प्राइवेट कंपनीज जैसे फेसबुक और गूगल, इन सबको तो हम अपना डेटा दे ही चुके हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि खुद से ज़्यादा बेहतर ये लोग हमें जानते हैं। एनीवेज, टॉपिक पर वापस आते हैं। आखिर बायोमेट्रिक बायोलॉजिकल डेटा शेयर करने में प्रॉब्लम क्या है। बायोमेट्रिक डेटा के 2 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला ये होता है कि वो यूनिक होता है, दूसरा कि वो स्टेबल होता है। यूनिकनेस मतलब कि आपका जो बायोमेट्रिक डेटा है वो पूरी दुनिया में सिर्फ आपके पास ही है, वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और स्टेबल मतलब कि आपका जो बायोमेट्रिक डेटा है वो ज़िंदगी भर स्टेबल ही रहता है, चाहे आप 15-20 साल के हो या 60-70 साल के हो, मोर और लेस आपका डेटा ये सब फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन सेम ही रहता है। तो अगर आपका बायोमेट्रिक डेटा या बायोलॉजिकल डेटा किसी गलत इंसान के हाथ लग जाए तो वो पूरी ज़िंदगी भर आपको परेशान कर सकता है। चाइना उन कंट्रीज़ में आता है जहाँ सबसे ज़्यादा सर्विलेंस होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 200 मिलियन सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल्ड हैं चाइना में, और ढेर सारी रिपोर्ट सामने आई जहाँ चाइनीज़ गवर्नमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती थी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनसे वो ऐसा सिस्टम बनाए जिसके थ्रू सीसीटीवी कैमरास लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें और बता सके कि ये जो लोग हैं वो चाइना की माइनॉरिटी यूगर पॉपुलेशन, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है माइनॉरिटी चाइना की, उसको बिलोंग करते हैं या फिर चाइना की एथनिक पॉपुलेशन, हान पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए चाइना ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशू किए थे। इस बारे में काफ़ी रिपोर्ट्स हैं मीडिया में कि ताकि वो लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि कौन मुस्लिम है और कौन वहाँ की एथनिक पॉपुलेशन को बिलोंग करता है। और ये तो हम जानते ही हैं, ऐसी कितनी रिपोर्ट्स मीडिया में आई हैं कि मुस्लिम यूगर पॉपुलेशन जो चाइना में रहती है उन पर कितना टॉर्चर होता है। उन्हें री एजुकेशन कैंप्स नाम के किसी कैंप्स में भेजा जाता है। अब उसमें क्या री एजुकेशन होती है वो तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, आप लोगों को क्या री एजुकेट करोगे, बट ये एक तरीका है जिससे आप माइनॉरिटी पॉपुलेशन को दबाते हो डेटा को यूज़ करके। तो इंडियन गवर्नमेंट भी इसे अपने विरोधियों को दबाने के लिए यूज़ कर सकती है। और सिमिलरली अगर हम पाकिस्तान के एग्जाम्पल लें तो यदि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हिंदूज़ को सप्रेस करना होगा तो वो उनका डेटा कलेक्ट कर सकती है, उन्हें ज़िंदगी भर ट्रैक कर सकती है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कहाँ पेमेंट किया, कहाँ अपना फिंगरप्रिंट लगाया, हर चीज़ वो लोग ट्रैक कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने इससे पहले आपको चाइना का दिया था, और आगे ये डेटा कैसे मिसयूज़ होगा इसकी तो अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ है मेरे साथ। दूसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा वो है कि ये जो लॉ है, ये जो कानून है, सिर्फ क्रिमिनल्स पे नहीं बल्कि आम लोगों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पार्ट मेरे हिसाब से इस एक्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है, क्योंकि इस बिल का जो दायरा है वो एक तरीके से अनलिमिटेड है। इस एक्ट में सीधा सीधा लिखा है कि अगर आप पर किसी भी प्रकार का केस है,
कोई भी आपने क्राइम किया तो आपका डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। और इसमें ऐसा नहीं लिखा कि अगर आपने मर्डर किया, रॉबरी किया या कोई सीरियस क्राइम किया तभी आपका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अगर आप कुछ भी क्राइम के लिए अक्यूज़्ड हो तो आपका डेटा लिया जा सकता है। आप सीट बेल्ट पहनना भूल गए, आप मास्क पहनना भूल गए, आपने कुछ छोटी सी मिस्टेक कर दी कहीं जाते हुए, क्योंकि पूरा हर लॉ तो हम लोग को पता नहीं है ना, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक तो हमने रट के नहीं रखी है। छोटी छोटी मिस्टेक सब लोगों से हो जाती है। आपसे कुछ भी मिस्टेक हुई तो पुलिस के पास पावर्स है, मजिस्ट्रेट के पास पावर्स है कि वो आपका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एक बार आप सोच के देखिए कि कितना डेंजरस है ये। आप सीट बेल्ट पहनना भूल गए एक बार तो आपका फिंगरप्रिंट डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। इट्स हार्ड टू इमेजिन कि कैसे ये लॉज जो हैं पास होते जा रहे हैं पार्लियामेंट में। सिर्फ क्रिमिनल्स ही नहीं बल्कि हर कोई इस लॉ के दायरे में आ जाएगा। इसके अलावा पुलिस को लगता है कि आप आने वाले टाइम में किसी एरिया का पीस डिस्टर्ब कर सकते हो या फिर थोड़ी सी बैड बिहेवियर कर सकते हो, कुछ हार्म कर सकते हो आजू बाजू। मतलब आपने कुछ किया भी नहीं है, पुलिस को बस लगता है कि आप कुछ बैड बिहेवियर कर सकते हो तो वो आके आपका डेटा ले सकती है। और फिर प्रॉब्लम यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। आपको लगता है एक लिमिट आएगी कि मतलब हाँ प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, बट प्रॉब्लम यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। आप अपना डेटा देने से मना भी नहीं कर सकते। ये भी उन लोगों ने लिख दिया है उस एक्ट में। मतलब कि अगर आप अपना डेटा देने से मना करोगे तो आप पर नया केस कर देंगे वो लोग और आपको 3 महीने तक का जेल भी हो सकता है। हालांकि 2 सेफगार्ड हैं इस बिल में, 2 सेफगार्ड अच्छे काम जो कह सकते हो हैं, और मेरे हिसाब से वो भी किसी काम के नहीं है। पहला सेफगार्ड ये है कि आप अपना बायोलॉजिकल डेटा देने से मना कर सकते हो अगर जो आपने क्राइम किया है उसकी सज़ा 7 साल से कम है या फिर वो किसी वुमेन या फिर बच्चे के खिलाफ क्राइम नहीं है। पर ये भी मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है, बिकॉज इसमें लिखा है कि आप बायोलॉजिकल डेटा देने से मना कर सकते हो। यानी कि फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन, अलग अलग प्रकार का जो बायोमेट्रिक डेटा है, फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये सब चीज़ें आप देने से मना कर ही नहीं सकते किसी भी केस में। और अब दूसरे सेफगार्ड की बात करते हैं, वो भी मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है। दूसरा सेफगार्ड ये है कि अगर आप नॉट गिल्टी पाए जाते हो और आपने अपने सारे लीगल ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए हैं, जैसे कि लोअर कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो फिर आपका डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। मतलब आप पे केस होगा, वो केस 100% जब ख़त्म हो जाएगा, आप 100% नॉट गिल्टी पाए जाओगे तो आपका डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, वाह बहुत अच्छी बात है। बट फिर आप इंडिया का डेटा देखिए, 2021 की बात करें तो 4.5 करोड़ केसेस अब तक पेंडिंग है इंडिया के कोर्ट्स में। 4.5 करोड़, आप सोच के देखिए, और आपका नया केस वहीं जाके पड़ा रहेगा किसी ना किसी कोर्ट में। तो इस सेफगार्ड से लोगों की कितनी हेल्प होने वाली है ये आप खुद ही सोच लीजिए। अब मैं आता हूँ अपने आखिरी पॉइंट पे। बहुत लंबा हो गया वीडियो बट जल्दी ख़त्म कर दूंगा। आखिरी पॉइंट है सजेशंस एंड रिकमेंडेशन। मैंने इतने सारे आपको पॉइंट्स बताए कि क्यों ये एक्ट डेंजरस है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि ये एक्ट आना चाहिए और इससे पुलिस की मदद होगी, गवर्नमेंट की मदद होगी, तो कुछ सजेशन एंड रिकमेंडेशन हैं मेरे, जो मेरे हिसाब से इस एक्ट में पहले ही इंक्लूड होने चाहिए थे, पता नहीं क्यों इंक्लूड नहीं है। मेरा पहला सजेशन है अकाउंटेबिलिटी का। इस एक्ट में तो सीधा सीधा लिखा है कि जिस इंसान ने आपका डेटा कलेक्ट किया आप उस पर केस कर ही नहीं सकते। और हर रोज़ रिपोर्ट्स आती है कि बायोमेट्रिक डेटा हैक हो गया, फिंगरप्रिंट डेटा, फेशियल डेटा हैक हो गया, पिन नंबर्स, फाइनेंशियल डेटा हैक हो गया। तो डेटा इतना कोई भी ले लेता है, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो पुलिस को या फिर गवर्नमेंट को किसी या फिर मैजिस्ट्रेट को किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आपका डेटा सेफ़ रहेगा और एक फ़ाइनेंशियल तरीके से उसका कॉम्पेंसेशन भी होगा जिसका भी नुकसान होगा डेटा का। इसका रीज़न ये है कि इस तरीके से गवर्नमेंट पर एक तरीके का प्रेशर बना रहता है डेटा को सेफ रखने का। मेरा दूसरा सजेशन है कि डिफाइन पर्पस। जब डेटा कलेक्ट करती है पुलिस तो क्लियर पर्पस होना चाहिए कि क्यों डेटा कलेक्ट हो रहा है। वो किसी क्राइम को सॉल्व करने के लिए हो रहा है कलेक्ट या फिर किसी रिसर्च के लिए कलेक्ट हो रहा है, और इस डेटा को उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। अगर आपका डेटा किसी मर्डर क्राइम को सॉल्व करने के लिए लिया गया है तो सिर्फ उसी क्राइम के लिए आपका डेटा यूज़ होना चाहिए। आपको हैरेस करने के लिए या परेशान करने के लिए या किसी और तरीके से आपकी फैमिली को परेशान करने के लिए
ये डेटा का यूज़ अलाउ होना ही नहीं चाहिए। या फिर किसी की पर्सनल इलेक्शन रैली में ये डेटा यूज़ हो रहा है या किसी पर्सनल काम के लिए लोग अपना फेशियल डेटा, फिंगरप्रिंट डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए। और तीसरा और आखिरी सजेशन है, वैसे तो बहुत सजेशन है बट एक तीसरा इम्पॉर्टेंट सजेशन है कि डेटा तभी लिया जाना चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो बहुत ज़्यादा। सीआईडी में भी आपने देखा होगा, जब तक उनको फिंगरप्रिंट्स की आवश्यकता नहीं होती है वो फिंगरप्रिंट्स नहीं कलेक्ट करते। वैसे ही इस बिल में भी लिखा होना चाहिए कि जब तक लोगों को एक्चुअली में फिंगरप्रिंट्स या फिर किसी भी तरह के डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डेटा कलेक्शन अलाउड नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ एक्ट में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके। कुछ भी अगर सेफगार्ड नहीं होगा इस एक्ट के अंदर तो इसको मिसयूज़ करने के हज़ारों लाखों तरीके हैं ऑनेस्टली। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, हम लोग एक सर्विलेंस स्टेट का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जहां हमें सर्वेल करना, हमें ट्रैक करना बहुत ही आसान हो चुका है, प्राइवेट कंपनीज़ के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी। और इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए हमें अपने प्राइवेसी राइट्स के लिए खड़ा होना पड़ेगा। चाहे कांग्रेस ये एक्ट लाए, चाहे बीजेपी ये एक्ट लाए, इस एक्ट को अपोज करने में ही भलाई है। कांग्रेस ने लॉस को मिसयूज़ करके बहुत परेशान किया है अपने समय में, इमरजेंसी के दौरान, और भी अलग अलग कांड हुए हैं कांग्रेस के दौरान। और बीजेपी ने भी बहुत सारे लॉस को मिसयूज़ किया है। तो ये जो पार्टीज़ हैं इनका आपस का झगड़ा तो चलता ही रहेगा, ये लॉज लाती रहेंगी और पॉलिटिकल पार्टियां तो बदलती रहेंगी, बट हम लोग का भाईचारा बना रहना चाहिए। तो ऑन अ लाइट नोट हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए, मुझे बताइए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।